Hello students, in this video today we are going to solve the difficulties that you had in certain topics. One topic is the law of equipartition of energy. Many students were asking me, sir, what is the meaning of law of equipartition of energy? So let me explain to you what is the meaning of law of equipartition. First of all, it's very simple. See, if you consider the word partition, P-A-R-T-I-T-I-O-N, what do you mean by partition? आपको पता है पार्टीशन मतलब क्या? कोई रूम के अगर हमने दो पार्ट्स कर दिए तो जो दीवार है जो उस रूम को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है उस दीवार को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन. फिर अगर आप पार्टीशन ऑफ इंडिया ले लो तो इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे. तो पार्टीशन का मतलब होता है टू डिवाइड. एक बात. इक्वी, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वी. इक्वी मतलब इक्वल पार्ट्स. तो इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अब सवाल यह है कि हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? हम एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं. वी आर डिवाइडिंग एनर्जी. रिमेंबर दिस. इन एनी thermodynamic system, remember that, thermodynamic system. पहली बात ये याद रखना है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, अभी आपको पता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है. किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, इफ वी हैव इक्विलिब्रियम, then the kinetic energy is equally divided into different degrees of freedom. That's it, simple. किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उतने काइनेटिक एनर्जी के पार्ट्स हो जाएंगे. अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी दिया, किसी भी तरह का एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया, तो वो हीट एनर्जी उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. अब वो मॉलिक्यूल मोशन में आएगा. अब अगर मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव करता है तो उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अगर वो एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, तो उसके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए. अगर वो एक्स एक्सिस पर भी मूव करता है, वाई एक्सिस पर भी मूव करता है और जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, यानी कि वो स्पेस में कहीं भी आ जा सकता है. मान लो ये मेरे पास इधर पे कोई मॉलिक्यूल है तो वो स्पेस में ऐसे यहां गया, वहां से इधर गया, उधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है. तो जब वो 3 डायमेंशन में जाता है तो उसके मोशन के 3 पार्ट्स हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. हम बोलते हैं उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो उस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ½ mv². ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है. और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन शॉर्ट एज DOF, just to avoid filling up my board. So for every degree of freedom the kinetic energy is given by 1/2 kBT per degree of freedom. अब देखो, आपको पता है कि किसी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3. हर डिग्री के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ½ kBT. तो 3 डिग्रीज के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 kBT. अगर हमने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया तो आपको पता है कि किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. 3 ट्रांसलेशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है.
ये रोटेशनल कैसे होती है, तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक अलग से स्पेशल लेक्चर में बनाने वाला हूं, उसमें मैं समझा दूंगा। लेकिन क्लास में भी आपको मैंने समझाया है और यहां भी मैं आपको बोल देता हूं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है रोटेशनल होते हैं 2, ट्रांसलेशनल होते हैं 3। किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी ½ kBt, ये काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम द काइनेटिक एनर्जी इज ½ kBt, देन फॉर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 5/2, एक का हाफ तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो 5/2 kBt हो जाएगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मैं यहां पर लिख दूं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/2 kBt। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी याद रखना 3/2 kBt। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी 5/2 kBt एंड 1 डिग्री के लिए ½ kBt। So finally let me summarize the meaning of law of equipartition of energy. According to the law of equipartition of energy, in any thermodynamic system which is in equilibrium, the kinetic energy is equally distributed among all the degrees of freedom, and the value of kinetic energy on 1 degree of freedom is equal to ½ kBt. अब आप अपने वीडियो को पॉज करो, एक बार जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है वो देख लो, गो थ्रू कर लो। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे वापस कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने वीडियो में जो डेफिनेशन अभी रीड आउट किया और जो लिखा है कंपेयर करो, थोड़ा बैक जाओ, वापस सुनो और आगे बढ़ जाओ। मैं एक बार मैंने जो डेफिनेशन दिया है वो सुन लो। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट इन एनी डायनामिक सिस्टम in thermal equilibrium the energy is equally distributed among its various degrees of freedom, and the energy associated per degree of freedom per molecule, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है याद रखना, is ½ kBt। what is kB तो आपको पता है, it is Boltzmann's constant, and what is T? it is absolute temperature। ये हो गया मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ इसका प्रूफ समझते हैं, चलो लेट अस गो अहेड विद द प्रूफ। अभी इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखो आपको इसका जब हमको प्रूफ लिखना है, एक्चुअली सच बताऊं तो इसका प्रूफ जो है इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बट we are not going to go into so much depth of it. In a simple language we will try to understand it for a monoatomic molecule. For a monoatomic molecule, for a monoatomic molecule, monoatomic molecule याद रखो, it has got 3 degrees of freedom. So total kinetic energy must be ½ mv²। मैंने बार क्यों लिया? क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल को ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेते हैं, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज हमेशा एक मॉलिक्यूल को डिनोट करता है, ये याद रखना आप। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज ½ mv² एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 kBt। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट वेलोसिटी हमारे मोनोएटमिक मॉलिक्यूल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो हमारे वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। सो V² will be equal to Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। लेकिन क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तो उसको किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं एक्स एक्सिस पर ही जाऊंगा या सिर्फ वाई एक्सिस पर ही जाऊंगा या सिर्फ जेड एक्सिस पर ही जाऊंगा, उसकी किसी भी एक्सिस पर जाने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। एंड बिकॉज इट इज इक्वल
you have Vx is equal to Vy equal to Vz. Now if Vx is equal to Vy is equal to Vz, then Vx square is equal to Vy square is equal to Vz square. तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे V बार स्क्वायर चाहिए तो V बार स्क्वायर की वैल्यू होती है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। इसमें मैं Vx की वैल्यू तो Vx रहने देता हूं, लेकिन Vy और Vx इक्वल है तो यहां पर मैं Vy स्क्वायर Vx स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, यहां पर भी मैं Vx स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? आई विल गेट V बार स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी Vx स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? तो समझो जरा, Vy इज इक्वल टू Vx प्लस दिस वैल्यू ऑल्सो बिकम्स Vx स्क्वायर, so that is equal to 3Vx square. Understand that? Now, what is Vx? Vx is the velocity along x-axis. Vx is the velocity along x-axis. Now consider this formula. I have written half mv bar square. And what is the value of v bar square? 3Vx square. So in this, if I substitute, I will have half m multiplied by 3Vx square is equal to 3 upon 2 kBt. दोनों साइड से अगर मैं 3 कट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम गेटिंग हाफ m Vx square is equal to half kBt. Is that clear, students? What is Vx square? Velocity along x-axis. एक्स एक्सिस मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी हाफ kBt, लेकिन Vx स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर होता है। तो y एक्सिस का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग y एक्सिस, देन ऑल्सो इट विल बी इक्वल टू हाफ kBt because Vx square is equal to Vy square. And similarly along z axis also you have half m Vz square is equal to half kBt. So that is it, simple. So remember once again, what is the law of equipartition of energy? It says that along 1 degree of freedom, along each degree of freedom, the kinetic energy is equal to half kBt. So it is proved along x-axis kinetic energy is half kBt. ये half mvx square क्या है? Kinetic energy है। तो ये भी याद रखो बच्चों, मुझे कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपने यहां पर 3 को कैंसिल किया तो 2 को कैंसिल क्यों नहीं किया? कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mvx स्क्वायर। सो हाफ कैंसिल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? उसका फॉर्मूला में हाफ तो चाहिए ना, इसलिए मैंने 2 को, ये डिनोमिनेटर में से 2 को कैंसिल नहीं किया है। सो काइनेटिक एनर्जी अलोंग x डिग्री ऑफ फ्रीडम is half kBt. Kinetic energy along y degree of freedom is half kBt. Kinetic energy along z degree of freedom is also half kBt. So law of equipartition of energy is proved. आखिरी बार फिर से मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और हमने एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये भी कहता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी हाफ kBt होता है। तो हमने वो बता दिया कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी हाफ kBt है। सो दैट इज द प्रूफ of law of equipartition of energy. I hope you understand that. If you have any difficulties, you can feel free to call me back and discuss your doubts. Now, we will proceed further with the exercise questions which I had given to you. We will discuss the questions of the exercise. Let us go ahead. चलो अभी हम एक्सरसाइज 13.10 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.10 का क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूँ, आप लोग आपके शीट्स में ध्यान देना। मैंने ये शीट्स आपको सबको दी है। अगर आप साथ में लेकर नहीं बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो, ये शीट्स ले लो, एक नोटबुक ले लो, कैलकुलेटर ले लो, और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशन करते जाना। मैं कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर बाय एनी चांस इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी आंसर properly, then you can call me back and discuss with me. But I will discuss the solution, कि how we got certain values. The question says, estimate the mean free path. हमको mean free path ढूंढना है। एक चीज हमको ढूंढनी है, mean free path. These are the things we need to find out. और क्या ढूंढना है? Estimate the mean free path
एंड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो दूसरा हमको ढूंढना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर और भी कुछ ढूंढना है। देखो जरा क्वेश्चन पर ध्यान दो, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हमको गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इससे एक बात समझ सकते हो, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 28 एटॉमिक मास यूनिट्स होता है, और अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हो तो 28 ग्राम्स होता है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम्स, दैट मीन्स यू कैन राइट 0.028 kg। ये इंफॉर्मेशन इसके सॉल्यूशन में नहीं लिखा है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर ये 0.028 कैसे आया। तो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि एसआई यूनिट में जब हमको वैल्यूज लिखनी है तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर containing nitrogen at 2 atmosphere. So pressure is given to us 2 atmosphere, and you know how to convert this into newtons per meter square, यानी कि Pascal, 2 into 1.013 multiplied by 10 raised to 5 pascals. That is the value in SI system. Then temperature 17 degrees. Temperature T is equal to 17 degrees Celsius. That means 17 plus 273. So how much does it become? 290 Kelvin. तो टेम्परेचर मिल गया है अपने को, ये सारी वैल्यूज है हमारे पास। अब हमको ढूंढना क्या है, देखो आगे भी कुछ बोला है। टेक द रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो डायामीटर हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम्स। डायामीटर इज 2 times ऑफ द रेडियस, दैट मीन्स 2 multiplied by 10 raised to -10 मीटर्स। ये हो गया डायामीटर। हमको ढूंढना है, ये वैल्यूज याद रखना है आप। और फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कंपेयर द कोलिजन टाइम। कंपेयर करने का जब भी बोलते हैं ना तो रेशियो लेना चाहिए। तो हमें रेशियो ढूंढना है किसका? कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। उसका मीनिंग क्या होता है? तो एक ये हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ कोलिजन टाइम अपॉन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दो कोलिजन के बीच में क्या टाइम होता है एंड कोलिजन टाइम, क्या फर्क है दोनों में? कोलिजन टाइम का मतलब क्या होता है? देखो ये एक पार्टिकल है और वो जब मोशन में होता है तो वो किसी और पार्टिकल के साथ टकरा गया, तो जब टकरा गया तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कितनी देर के लिए वो अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में है उसको कहते हैं कोलिजन टाइम। फिर यहां से कोलिजन होने के बाद ये पार्टिकल आगे अपने रास्ते पर चला गया और कहीं और दूसरे किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है, तो ये एक कोलिजन और यहां दूसरा कोलिजन, तो इन दोनों कोलिजन के बीच में कितना टाइम होता है? तो ये हो गया टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो इसका मीनिंग समझो आप। पहला है कोलिजन टाइम, दूसरा टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन टाइम मतलब कितनी देर के लिए वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन टाइम। ओके, एंड टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स का मीनिंग क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है यहां कोलाइड करने के बाद जब दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो उसके बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ है वो हमें ढूंढना है। अब सारी वैल्यूज जो है बड़ी सिंपल है। फर्स्ट कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, हमें मीन फ्री पाथ ढूंढना है, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद करो, लैम्बडा इज इक्वल टू KBT अपॉन √2 पाई d²P। दिस इज द फॉर्मूला, आई होप यू रिमेंबर। मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस भी किया है। अब आप सॉल्यूशन में देख लो, ये शीट्स आपको मैंने बोला है साथ में रखो, नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके शीट्स ले लो और फिर देखो साथ में। अब सॉल्यूशन देखो, तो Kb का वैल्यू न्यूमरेटर में लिखा है 1.37 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमको पता है 290 केल्विन, डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर 2 × 10⁻⁻10 और उसका स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁻20 हो जाएगा, याद रखना, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू है 2 × 1.013 × 10⁵। अब आपको इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर एस
1.1 into 10 raised to minus 7 meters. So that is the answer for first part of the question. Second part of the question, we have to find out collision frequency. Now, how do you find out frequency? Remember, frequency is reciprocal of time. Now, if frequency is reciprocal of time, then the question is, how do you find out time? You know one formula, that speed is equal to distance अपॉन टाइम. ये स्पीड जो है वो VRMS को डिनोट करता है. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो है वो मीन फ्री पाथ है लैम्बडा बार. तो टाइम को अगर हमने इधर ले लिया तो यू विल हैव टाइम इज इक्वल टू लैम्बडा बार अपॉन VRMS. अब टाइम का रेसिप्रोकल करो तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा. तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो VRMS अपॉन लैम्बडा बार. लैम्बडा बार तो हमको मिल गया यहां से, लेकिन VRMS नहीं पता है, तो पहले VRMS फाइंड करना पड़ेगा. तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले उन्होंने VRMS फाइंड किया है. तो स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं कि सर VRMS क्यों फाइंड किया. तो ये रीजन है कि VRMS फाइंड किया. और VRMS का फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों, √3RT by MO. We have written this formula in the class. VRMS is equal to √3RT by MO. That means you know the value of R, you know the value of T, and you know the value of MO. MO is 0.028 kg, molecular mass of nitrogen. Put all the values. So you have VRMS is equal to 5.1 into 10 raised to 2 meters per second. Now, इसके नीचे वाला स्टेप देख लो, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है, VRMS अपॉन लैम्बडा बार. लैम्बडा बार इज मीन फ्री पाथ. तो VRMS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5.1 into 10 raised to 2 डिवाइड बाय लैम्बडा बार. लैम्बडा बार हमको मिला था 1.1 into 10 raised to minus 7. सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है 4.6 into 10 raised to 9 पर सेकेंड. यानी उस पूरे सिलेंडर के अंदर गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो एक सेकेंड में टोटल कोलिशंस कितने होते हैं. देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. हम इन मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते बच्चों, लेकिन फिर भी हम इस तरह से मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितने कोलिशंस हो गए एक सेकेंड में. तो एक सेकेंड में 4.6 into 10 raised to 9, इट्स अ ह्यूज वैल्यू. यानी 46 के पीछे 8 जीरो लगा दो तो करोड़ों में हो गया ये कोलिशंस. इतने सारे कोलिशंस एक सेकेंड में हो जाते हैं. इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसका कोलिजन जब प्रेशर टू एटमॉस्फेयर होता है तब. तो ये हो गया टाइम टेकन फॉर, आई मीन दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ये हो गया अपना काम. नेक्स्ट हमको चाहिए कोलिजन टाइम अपॉन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स. तो ये कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है. सबसे पहला हम कोलिजन टाइम ढूंढते हैं. फिर से फॉर्मूला वही है, टाइम का फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS. लेकिन यहां पर हम मीन फ्री पाथ नहीं लेंगे बच्चों. क्यों, याद रखो, हमें कोलिजन टाइम चाहिए. तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में कितनी देर के लिए रहते हैं. तो जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है. तो ये डिस्टेंस जो है वो d/2 है. d इज डायमीटर. ये डिस्टेंस भी d/2 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d. तो डिस्टेंस d है, वेलोसिटी VRMS है. तो न्यूमरेटर जो है कोलिजन टाइम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि d अपॉन VRMS. देख लो कोलिजन टाइम का फॉर्मूला देख लो, लिखा है d अपॉन VRMS. और d क्या है, तो हमको पता है d का वैल्यू, ये रहा d का वैल्यू 2 into 10 raised to minus 10. समझ में आ रहा है आपको d कैसे आया बच्चों. क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मापते हैं ना. तो ये डिस्टेंस अगर d/2 है, ये d/2 है, तो सेंटर के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया. सो दैट इज द टोटल कोलिजन टाइम. आगे तो हमको न्यूमरेटर मिल गया कोलिजन टाइम d अपॉन VRMS, और उसकी वैल्यू देखो क्या दी है, 2 multiplied by 10 raised to minus 10 seconds. वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब आप सॉल्व कर देते हो तो, सॉरी 4 multiplied by 10 raised to minus 13 seconds. फिर दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच का टाइम पीरियड, यानी कि ये ढूंढना है. और ये तो आसान है, मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS. ये जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो है मीन फ्री पाथ. और VRMS तो लैम्बडा अपॉन VRMS, या आप फिर फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो तो भी चलेगा. जैसे हमने यहां पर किया था, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, तो टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर चुके हैं आप, 4 into 10 कितना फ्रीक्वेंसी मिला है, 4.6 into 10 raised to 9. तो टाइम पीरियड हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, चाहे जैसे भी आप कर लो. तो आपको अब ये दोनों टाइम्स का रेशियो निकालना है. तो रेशियो क्या मिलता है देख लो आप,
So put the values and solve it. You have 2 into 10 raised to minus 10 upon 4 into 10 raised to minus 13. So the answer is 500. That is the ratio. Fill. So that was the solution of question 13.10. We will go ahead with question 13.11. चलो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13.11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक नैरो बोर है। नैरो बोर का मतलब क्या होता है? ट्यूब है, नैरो ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के जैसा। आपका पिपेट वगैरह जो होता है ना, ब्यूरेट का आगे का जो ट्यूब होता है वो बहुत नैरो होता है, वैसा। सो वी हैव 1 मीटर लॉन्ग। ये जो हमारी ट्यूब है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर, याद रखना। अब मीटर लॉन्ग नैरो बोर हेल्ड हॉरिजॉन्टली, पहले हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है स्लीपिंग पोजीशन में, एंड क्लोज्ड एट वन एंड, ये उसका एंड है जो क्लोज्ड है, कंटेन्स 76 सेंटीमीटर्स लॉन्ग मर्क्यूरी थ्रेड, ये मर्क्यूरी का थ्रेड है और जिसका लेंथ है 76 सेंटीमीटर्स। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं, मैंने क्लास में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एट जी मीन्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है ना, उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वो मर्क्यूरी की ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर्स दिखाता है। ये भी जरा ध्यान में रखना आप। तो हमने यहाँ पर जो मर्क्यूरी भरा है वो मर्क्यूरी का लेंथ कितना है? 76 सेंटीमीटर्स। फिर ऐसे बोला है कि विच ट्रैप्स अ 15 सेंटीमीटर्स कॉलम ऑफ एयर, तो अंदर जो है हवा का एक बबल क्रिएट हो गया है, तो वो हवा अंदर ट्रैप हो गई है। कितनी हवा है? 15 सेंटीमीटर्स। What happens if the tube is held vertically with open end at the bottom? अगर हमने ये ट्यूब को ऐसा स्टैंडिंग कर दिया, वर्टिकल कर दिया ऐसे, और उसका ओपन एंड नीचे रखते हैं और ऊपर से बंद है, तो क्या होगा? चलो समझते हैं इसको। पहली बात तो ट्यूब का टोटल लेंथ है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स में से 76 सेंटीमीटर्स मर्क्यूरी भरा हुआ है, 15 सेंटीमीटर्स एयर है, तो बाकी की जगह कितनी बच गई? तो 76 प्लस 15 कितना होता है? 91 होता है। तो 100 में से ये 91 काट दो तो आपको बच गया 9 सेंटीमीटर्स। यहां पर भी एयर है, सो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। और एक दूसरी बात याद रखो बच्चों, पानी में जैसे बबल, एयर का बबल नीचे से ऊपर जाता है, बुलबुला, परपोटा, वैसे मर्क्यूरी में उस बबल का नीचे से ऊपर जाना आसान नहीं है, इजी नहीं है। इसलिए जब मैं इस ट्यूब को वर्टिकल कर दूंगा तो ये वाली एयर जो है यहां से ट्रैवल करके यहां नहीं जा सकती है, याद रखना। लेकिन फिर भी जब मैंने ट्यूब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऐसे वर्टिकल पोजीशन में ला दिया तो क्या होगा? मर्क्यूरी अपने खुद के वजन की वजह से थोड़ा नीचे आएगा और थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर स्पिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी थोड़ा बाहर निकल जाएगा और बाकी नीचे एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर मर्क्यूरी को ऊपर दबा रहा है। तो नीचे से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है जो मर्क्यूरी को ऊपर पुश कर रहा है और ऊपर एयर है। लेकिन इस बार एयर का प्रेशर है ना थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि पहले जो एयर था वो 15 सेंटीमीटर जितना जो लेंथ था उसके अंदर एयर था और उसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। अब उतनी हवा 1 एटमॉस्फेयर अगर ज्यादा स्पेस में चली गई, ये 24 प्लस एच कैसे आया समझो। यहां पर 15 सेंटीमीटर एयर था, यहां पर 9 सेंटीमीटर एयर था, तो 15 प्लस 9 कितना हो गया? 24। जब हमने इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया तो क्या हो गया? मर्क्यूरी थोड़ा नीचे निकल गया, गिर गया ट्यूब में से। कितना मर्क्यूरी गिर गया नहीं पता है, हम ये मानते हैं कि जो मर्क्यूरी गिर गया उसके बाद मर्क्यूरी का लेंथ जो है h सेंटीमीटर जितना निकल गया। अगर h सेंटीमीटर जितना मर्क्यूरी निकल गया तो टोटल मर्क्यूरी 76 था, तो 76 में से h सेंटीमीटर निकल गया तो कितना बच गया? 76 माइनस h। अगर 76 माइनस एच जितना मर्क्यूरी निकल गया तो कितना जगह बच गया? 24 प्लस एच बच गया, क्योंकि टोटल लेंथ 100 है। आप ऐसे भी कर लो, 100 सेंटीमीटर्स में से 76 माइनस एच काट दो तो भी आपको 24
प्लस एच मिलेगा। तो ऊपर कितना जगह बचा है 24 प्लस एच, जो डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो वही 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अब ज्यादा स्पेस में क्रिएट होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर कम होने वाला है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग कंडीशन जो है उसमें लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है, यहां का जो प्रेशर है वो कितना है, तो P2, इधर जो हमको प्रेशर मिला है वो उसको हमने P2 लिया है। एक बार मैं वो सॉल्यूशन रीड कर लेता हूं, आप लोग जरा ध्यान दो। स्टार्टिंग से रीड करता हूं मैं। एज शोन इन द फिगर 13.23a, when the tube is held horizontally, 76 centimeters of mercury thread traps 15 centimeters of air and the length of 9 centimeters is left at the upper end. बच्चों ये डायग्राम एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, हाँ सिर्फ क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज ए सेंटीमीटर क्यूब। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया, वो कितना है ए। और याद रखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वो आपको याद रखना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सेंटीमीटर क्यूब है एंड प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड एयर, यहां पर जो प्रेशर है वो P1 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ एनक्लोज्ड एयर P1 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है तो मैंने आपको समझाया था 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में जो यहां का वॉल्यूम है V1, उसका फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाइड बाय L, और L कितना है, ये वाला लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, तो A मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ये स्टार्टिंग का वॉल्यूम हो गया, याद रखना इसको। अब हमने मर्क्यूरी को, ये जो ट्यूब है इसको वर्टिकल कर दिया। ट्यूब को वर्टिकल कर दिया तो अभी दूसरा पोर्शन है, डायग्राम के नीचे का पार्ट रीड करता हूं मैं। एज शोन इन द फिगर 13.23b, व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली, mercury thread releases the open end and length of the air column becomes 15 plus 9। ये जो मर्क्यूरी है, थोड़ा सा मर्क्यूरी निकल गया तो जो एयर कॉलम है उसका लेंथ बन जाएगा 15 प्लस 9 यानी 24। लेट h सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी फ्लो आउट। 76 में से h सेंटीमीटर्स मर्क्यूरी निकल गया तो कितना मर्क्यूरी बचा, 76 माइनस h, एंड दैट एयर कॉलम इंक्रीजेस टू 24 प्लस एच। एयर कॉलम जो था पहले 15 था, अब वो 24 प्लस एच हो गया, और इस एयर कॉलम का प्रेशर अब कितना हो गया, P2 हो गया। सो द प्रेशर इज नाउ P2 exerted by this air column। देन अब देखो इस मर्क्यूरी के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, मतलब नीचे जो प्रेशर लग रहा है, दो प्रेशर लग रहे हैं, ये एयर और ये मर्क्यूरी नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ये एयर और ये मर्क्यूरी नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, और नीचे से हवा ऊपर प्रेशर लगा रही है, और दोनों बैलेंस हो जाते हैं, मर्क्यूरी नीचे गिरेगा नहीं। तो ये प्रेशर कितना है, तो इतना जो रीजन है उसका प्रेशर है P2, और ये जो रीजन है इसका प्रेशर है 76 माइनस एच सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और वो क्योंकि एयर प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, एयर प्रेशर का वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है, तो ये हो गया 76। मतलब ये दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो P2 प्लस 76 माइनस एच इज इक्वल टू 76। ये 76 कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस एच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो गया। आगे देखो, P2 इज इक्वल टू 76, सॉरी कितना मिलता है हमको, सिर्फ H मिलता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं ना, मैं लिखूं देखो P2 प्लस 76 माइनस एच इज इक्वल टू 76, तो 76 कैंसिल हो गया तो P2 माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो P2 इज इक्वल टू H हो गया। अब देखो आगे वॉल्यूम, सेकेंड केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये लेंथ कितना है 24 प्लस एच, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, तो दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस एच। अब जब हमने इसको उल्टा किया है तब कोई टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला याद करो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 कितना था याद करो, P1 था 1 एटमॉस्फेयर, V1 कितना था A इंटू 15,
P2 कितना मिला था अपने को, H मिला था। V2 कितना मिला था अपने को, ये रहा V2, A इंटू 24 प्लस H, दोनों साइड से A कैंसल हो जाएगा, सो लेफ्ट साइड में बच गया 15 इज इक्वल टू H इंटू 24, तो 24H प्लस H स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट में ले लेंगे तो H स्क्वायर प्लस 24H माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, हाँ, ये जो प्रेशर है ना, ये P1 1 एटमॉस्फेयर, उसको 76 लेना है हमको, तो ये 76 हो जाता है, तो ये 76 इंटू 15 जो होता है वो कितना हो जाता है, 76 इंटू 15 1140, सो माइनस 1140 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b की वैल्यू 24 है, सो माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू है 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1140 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपको दो वैल्यूज मिलती है, देखो कौन सी दो वैल्यूज मिलती है, 23.8 एंड माइनस 47.8। अभी h जो है हाइट वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस 47.8 निकाल दो, तो h कितना मिल गया, 23.8 सेंटीमीटर्स, मीन्स 23.8 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी इस ट्यूब में से बाहर निकल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज प्रैक्टिस इट एंड लर्न टू सॉल्व इट। वी विल प्रोसीड विद एग्जाम्पल 13.12। स्टूडेंट्स 13.12 इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ सर्टन apparatus द डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन, याद रखो मैंने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको क्लास में पढ़ाया था, एक बार उसका थियरी पढ़ लेना। आप वीडियो को पॉज कर लो, नोटबुक निकालो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करो, और मैंने आपको उसमें लिखवाया था कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब याद रखो डेंसिटी क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। ये गैस का टोटल मास है, मास यानी वो टोटल मास है। अब एक बात याद रखो, ये हो जाता है अंडर रूट वॉल्यूम अपॉन मास। अभी आपको म्यू का फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला m अपॉन एम नॉट। m क्या है, मास ऑफ द गैस, m नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यानी आप इसको लिख सकते हो m इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट। तो यहां पर ये जो मास है उसकी वैल्यू मैं म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट लिख लूं तो मुझे r मिलेगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम नॉट। अभी म्यू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, v वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि सिलेंडर वही है। क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा है फॉर अ सर्टेन apparatus, तो apparatus वही है। द डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन हैज एवरेज वैल्यू ऑफ 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द डिफ्यूजन रेट ऑफ अनदर गैस अंडर सेम कंडीशंस, याद रखना, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अंडरलाइन कर दो उसको, अंडर सेम कंडीशंस। तो इट इज मेजर्ड टू बी हैविंग एन एवरेज ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो हमें ये भी समझने को मिलता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ MO। और बच्चों ये बात याद रखना, डिफ्यूजन रेट मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड दैट सेज दैट rate of diffusion is inversely proportional to square root of gram molecular mass of a substance। अब स्टोरी बड़ी सिंपल है, R2 अपॉन R1 दो गैसेस कौन से हैं, तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा अननोन गैस है। तो दूसरा जो गैस है अननोन वो हमको नहीं पता है और जो गैस पता है वो हाइड्रोजन है। तो R2 अपॉन RH इज इक्वल टू, हमें पता लगाना है कि दूसरा गैस कौन सा है, इज इक्वल टू, अगर R प्रोपोर्शनल टू एम नॉट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम नॉट है, तो ऊपर जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा और नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस आएगा, जो गैस हमको पता नहीं है। अभी ये जो अननोन गैस है उसका
रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है क्वेश्चन में, अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है 7.2, तो ये हो गया 7.2। हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है 28.7 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, अपॉन ये अननोन जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता है, तो वो हम वैसे ही रहने देते हैं। अब ये रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो 7.2 अपॉन 28.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन m0। ये m0 यहाँ ले लेंगे और पूरा एक्सप्रेशन राइट में ले लेंगे, तो m0 इज इक्वल टू 28.7 अपॉन 7.2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आंसर मिलता है, यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 31.78। चेक कर लो, और अगर आपको 31.7 आता है 8 आता है, दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू 32। सो आवर अननोन गैस उसका मॉलिक्यूलर मास है 32। अब आप मुझे बताओ 32 कौन से गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वो अननोन गैस कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। सो द अननोन गैस इज ऑक्सीजन, दैट्स इट, सिंपल, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज पॉज द वीडियो, सी इट अगेन, बैक जाकर देख लेना, और कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब 13.13 जो है, मैं उसको आज इस वीडियो में सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा आज के दिन में और कल पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं नहीं बना पाता हूँ तो मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आज के दिन में मैं ये वीडियो बनाकर कल के दिन तक पोस्ट कर देता हूँ तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉल मी अप एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विथ मी। लेट अस प्रोसीड विथ एग्जाम्पल 13.14। चलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 13.14 देखते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो आर द डेंसिटीज ऑफ सम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। टेबल देखो तो कार्बन, गोल्ड, नाइट्रोजन, लिथियम एंड फ्लोरीन, इनकी डेंसिटीज दी है टेबल में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में हर एक का एटॉमिक मास दिया है। हमको क्या पूछा है, गिव द रफ एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ द एटम। एक एटम का साइज कितना होगा। देखो एटम का मास दिया है, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन ले लो तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12.01 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसको ग्राम्स में लिखना है तो 12.01 ग्राम्स लिख सकते हो। डेंसिटी दिया है 2.22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो जो एटॉमिक मास है ना 12.01, आप उसको 12.01 को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स है वो। तो मैं अगर सिर्फ कार्बन की बात करता हूँ तो याद रखो कार्बन में एटॉमिक मास है 12.01 यूनिट्स। इसको आप ग्राम्स में लिखो तो 12.01 ग्राम्स हो जाता है, और किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो तो 12.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम्स होता है। तो हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये है मॉलिक्यूलर मास, मैंने एमओ लिखा है। अब ये मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। ऐसा क्वेश्चन में एटॉमिक साइज दिया है इसलिए वो एमओ लिखा है, तो भी उसको आप उसको एटॉमिक साइज कंसीडर करो। अभी हमको ढूंढना क्या है, एक एटम का साइज ढूंढना है। हमें नहीं पता एक एटम का साइज कितना है, तो हम एज्यूम करते हैं कि एक एटम का रेडियस r है। रेडियस ऑफ वन एटम इज इक्वल टू r। ये हमारा एक एटम है और उसका रेडियस है r। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। हमें r नहीं पता है, याद रखना। ये एक एटम का वॉल्यूम है, वन एटम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V टोटल। तो कितने मॉलिक्यूल्स है, सिंपल, 1 एवोगैड्रोस नंबर अगर हम लेते हैं Na, तो 1 मोल में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में टोटल इन 1 मोल इज इक्वल टू, एक एटम का मॉलिक्यूल इतना है तो 1 मोल एटम्स का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा Na मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³। रिमेंबर दिस। तो ये हमको क्या मिल गया, 1 मोल ऑफ एटम्स का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या दिया है उन्होंने, डेंसिटी दिया है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम, डेंसिटी को रो लिखते हैं, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12.01 एटॉमिक मास यूनिट।
उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो 12.01 ग्राम्स होता है, किलोग्राम्स में लिखोगे तो 12.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg होता है, तो ये हो गया 12.01 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी। देखो टेबल में लास्ट वाला कॉलम देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी कितना दिया है 2.22, तो ये भी हमको मिला वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों को इक्वेट करो तो मिलेगा 12 ये वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ, ये लिख दूँ पहले, चलो 12.01 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.22 इज इक्वल टू Na की वैल्यू हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r³। एक्चुअली है ना, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया है, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला, और वो ज़्यादा अच्छा है, वो भी समझ लो जरा। हम ये वॉल्यूम को और ये वॉल्यूम को अगर इक्वेट करते हैं तो आपको मिलता है m/ρ इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। सो r³ इज इक्वल टू 3m, ये 3 इधर चला गया, 4 नीचे आ जाएगा, रो पाई। सो r कितना हो जाएगा 3m अपॉन 4 पाई रो रेस टू 1/3। r³ अगर इतना है तो रेस टू 1/3 करोगे तो तुमको r मिल जाएगा। देख लो वो फॉर्मूला लिखा है मल्टीप्लाइड बाय Na में, Na लिखने का भूल गया, इनटू Na, तो ये Na भी नीचे आ जाएगा। अभी फर्स्ट वाला अगर हम कार्बन का एटम लेते हैं तो कार्बन के एटम का मास हमको पता है 12.01 इंटू 10⁻³ kg, फिर 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रो डेंसिटी टेबल में दिया है 2.22 और Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 रेस टू 1/3। अब वो रेस टू 1/3 कैसे करने का, वो इस समय आपको नहीं सीखना है, क्योंकि लॉगरिथम्स वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लॉग टेबल्स वगैरह। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, या तो उतना छोड़ दो, लेकिन एग्जाम के लिए वैल्यू याद रखनी है, और इसकी वैल्यू है 1.29 एंगस्ट्रॉम्स। सेकेंड केस गोल्ड अगर लेते हो तो गोल्ड में m का वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसमें m का वैल्यू देखो, गोल्ड में सेकेंड कॉलम में गोल्ड में m का वैल्यू दिया है 197, तो 197 ग्राम्स यानी 197 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। देखो गोल्ड में 3 इंटू 197 इंटू 10⁻³ kg अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू रो की वैल्यू दी है अपने को 19.32 इंटू 10⁻³ ऊपर टेबल में ऊपर लिखा है देखो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय Na 6.023 इंटू 10⁻23 होल रेस टू 1/3, तो उसका आंसर आता है 1.59 एंगस्ट्रॉम्स। यू विल हैव टू लर्न दिस वैल्यूज, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, इट कुड बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन द एग्जाम। एंड रिमेंबर देयर आर 5 elements. So for 5 elements, per element calculation 1 mark, 5 elements calculation 5 marks. This question can be asked for the exam. So that finishes the explanation of the entire exercise except example exercise का question number 13.13. वो अगर मैं वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो हो जाएगा, नहीं प्रोवाइड करूँगा तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में। आप मुझे पता है सोचोगे कि सर प्रोवाइड ना करो तो अच्छी बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। सो स्टूडेंट्स, you still have 2 days to go, today and tomorrow. Study well, and if you have any difficulties, feel free to call me up and discuss your doubts with me. See you in the next video very soon. Otherwise, when we start the schools, we are going to start the school very soon. We will meet in the school again. Meanwhile, take care and don't be negligent. Take care of your health because the situation is not very good around. God bless you.